हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। कहते हैं कि रास्ते बहुत मिलते हैं आपको भटकाने के लिए, बहुत रास्ते मिलते हैं आपको भटकाने के लिए, लेकिन बस एक ही संकल्प चाहिए जिंदगी संवारने के लिए। अगर संकल्प आपका मजबूत हो जाए तो जिंदगी संवर जाती है। और उस संकल्प में अगर आपका कोई ऐसा सहयोगी हो जो आपसे बिना कोई उम्मीद किए हुए, ना आर्थिक आधार पर ना कोई और उम्मीद की हुई आपका साथ देने को तैयार हो जाए, तो सोचिए कि मंजिल पाना कितना आसान हो जाता है। ओनली यूपीएससी आपके लिए उसी उम्मीद की तरह है जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, बस ये चाहता है कि मैं यहां से जो दूं उसका आप फायदा उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। लेकिन जब आप बन करके अधिकारी बन करके फील्ड में जाएं तो ओनली यूपीएससी के इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो शिक्षा है वो नीचे तबके तक, यानी कि अंत उदय, जहां पर अंत है वहां तक जितनी कोशिश हो सके मुफ्त तक पहुंचाने का प्रयास करें। बस ओनली यूपीएससी आपसे इतना ही चाहता है। आइए, ये हमारी दूसरी क्लास है जियोग्राफी की। पहली क्लास में हमने समझा था कि भूगोल का इतिहास क्या है, यानी कि भूगोल की शुरुआत कहाँ से होती है। उसके बाद में हमने समझा था कि यूपीएससी में भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद में उस पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए उसको भी हमने समझ लिया था। और उसके बाद हमने समझा था कि जो पढ़ने का हमारा तरीका होगा वो किस प्रकार होगा, उसका वर्गीकरण भी हमने, उसका क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया था। इस क्लास में हम उसी क्लासिफिकेशन के पहले पॉइंट जिसकी हमने चर्चा पिछले क्लास में की थी, द अर्थ से शुरुआत करेंगे। द अर्थ, पृथ्वी। तो जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है वो पहले जाकर के पिछला क्लास देख लें, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, ओनली यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए समर्पित है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स। उसके साथ साथ हम कुछ और नए चीज ऐड करने जा रहे हैं। उसका फायदा आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी में भी उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ओनली यूपीएससी के साथ जुड़ जाइए और अन्य चीजों का फायदा उठाइए। मसलन करंट अफेयर्स या बहुत सारे ऑडियो आर्टिकल आपको मिलने वाले हैं कुछ दिन में, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। या जो ओनली यूपीएससी की वेबसाइट है उस पर एमसीक्यूज और बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स। वेबसाइट की प्रॉब्लम ये है कि आपको मैंने बताया था कि एक हफ्ते में आपको प्रॉपर तरीके से मिलने लगेगी, अभी वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो थोड़ा आप वेट कर लेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और इस टॉपिक में जो सब टॉपिक है वो है पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। यहां पर ग्रह कर लेंगे आप, क्योंकि इस ग्रह का मतलब घर होता है। वैसे पृथ्वी का मतलब भी एक तरीके से घर ही होता है, ठीक है, प्लेनेट का मतलब घर ही होता है, ठीक। तो पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, ये हमारा टॉपिक है। आपने कभी चाहे वो शहर में रहते हो या देहात में रहते हो, हर विद्यार्थी इस बात को समझते होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक ग्रह है। आप जब कभी रात में अपने छत पर सोने के लिए या ऐसे ही समय बिताने के लिए जाते हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको एक काला सा आसमान, कुछ टिमटिमाते हुए तारे, प्यारा सा चंद्रमा, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। ये सब क्या है? ये सब एक खगोलीय पिंड है और पृथ्वी भी आपका उसी खगोलीय पिंड का एक पार्ट है।
देखिए, ये जो सेक्शन अभी मैं डिस्कस करूंगा ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि और टॉपिक होंगे, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कल को अगर यूपीएससी को कोई भरोसा नहीं, वो कहां से सवाल पूछ ले, बिल्कुल कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है कि इस सेक्शन से यूपीएससी सवाल पूछेगी, क्योंकि उसने तो लिख दिया ना सीधे सीधे भारत एवं विश्व का भूगोल। अब आप पूरा भूगोल पढ़िए, यानी कि वो सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आप कुछ भी छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर जो यूपीएससी के लिए भूगोल पढ़ाते हैं वो इसको स्किप कर देते हैं, पृथ्वी एक ग्रह के रूप में वो इसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आने की संभावना न्यूनतम होती है। लेकिन अगर संभावना न्यूनतम है, फिर भी संभावना तो है। अगर एक भी सवाल आ गया तो एक सवाल अगर आप गलत करते हैं तो आपको फेल करवा सकता है, आपको परीक्षा से बाहर कर सकता है। इसलिए कुछ भी स्किप करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो पृथ्वी एक ग्रह के रूप में आपको पढ़ना है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी जानकारी है जहां पर जीवन उपलब्ध है। मतलब कि जितनी भी अभी ग्रहों की जानकारी उपलब्ध है वहां पर कोई जीवन उपलब्ध नहीं है पृथ्वी के अलावा, यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ये इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इसेंशियल, सबसे जरूरी चीज है जल, यानी कि पानी उपलब्ध है, और साथ ही साथ इसका गुरुत्वाकर्षण जो कि वायुमंडल को अपने साथ बनाकर रखता है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पृथ्वी को जीवन जीने के लायक बनाती हैं। तो अब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, इसमें सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, पृथ्वी का उनसे किस प्रकार संबंध है, उसको हम आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये बड़ा सा है आपका सूर्य। मैं बहुत अच्छा चित्र नहीं बना पाता हूं और मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। तो ये है आपका सूर्य, सन। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि हमारा पृथ्वी एक सोलर सिस्टम के साथ जो है वो एक सोलर सिस्टम में वो वर्क करता है। ठीक है, और उस सोलर सिस्टम का जो मुखिया है, जो हेड है, जो एचओडी है, वो कौन है? सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम के साथ जो ग्रहों का जो एक ग्रह जैसे रखे हुए, यानी कि यहां से कितनी दूरी पर कौन है, उसका जो क्रम है, कई बार वो आपको कंफ्यूज करता है, तो इसलिए उस क्रम को आप चित्र के द्वारा याद कर लेंगे। तो सूर्य के सबसे निकट जो आपका ग्रह है वो है बुध। वो है बुध। बुध के बाद में आपका है शुक्र। बुध के बाद में आपका है शुक्र, और शुक्र के बाद में आपकी पृथ्वी। शुक्र के बाद में आपकी है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में है मंगल। मंगल के बाद में बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद में, ये क्रम आगे बढ़ रहा है, यहां पर जगह का अभाव है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। बृहस्पति के बाद में शनि, फिर अरुण, और उसके बाद में वरुण। ठीक है, यम को बाहर कर दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। 2006 में यम को ग्रह श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, काउंट करते चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों का संयोजन है ये। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है,
सूर्य से जो सबसे नजदीक यानी कि ये 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के ज्यादा निकट है। और बृहस्पति से लेकर के वरुण तक इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो बृहस्पति से लेकर के शनि, अरुण, वरुण तक इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इसके बीच में जो ये जगह है, जो इसके बीच में ये जगह है जहां से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह एक दूसरे से अलग होते हैं, इस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यह सवाल कई बार आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह से सवाल कई बार आए हैं, इसकी स्थिति को लेकर के कई बार सवाल आए हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इनके बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है या एस्टेरॉइड कहा जाता है। कई बार विकल्प के फॉर्म में आपको मिलेगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, वो भी सही है, या आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में पाया जाता है, ये दोनों बातें सही है। तो ये हो गया इनका क्रम सूर्य से दूर जाते हुए। अब एक चीज और समझ लेते हैं, इनके आकार से कई बार सवाल आते हैं। ठीक है, कि सबसे बड़ा आकार किसका है। तो इसीलिए जब मैं चित्र ये बना रहा था तो मैंने इस बात का ध्यान दिया कि आकार को थोड़ा इस तरीके से चित्र बनाया जाए कि आकार यहीं से क्लियर हो जाए। देखिए होता क्या है कि जो आपका दिमाग है ना, वो चित्र पहचानता है, उसको और कुछ याद नहीं होता है। आपका दिमाग सिर्फ चित्र को स्टोर करता है और कुछ भी स्टोर नहीं करता है। इसलिए जो चित्रात्मक पढ़ाई होती है वो ज्यादा स्थायी वाली होती है। ठीक है, आप इस बात को महसूस भी करते होंगे कि जब आप किसी चीज का चित्र देखते हैं वो बहुत ज्यादा समय तक आपके दिमाग में एक अस्थाई यानी कि एक लंबे समय तक मेमोरी के रूप में आपके दिमाग में वो सेव हो जाता है। तो जैसा कि यहां पर चित्र से स्पष्ट है कि बृहस्पति क्या है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। अब अगर मैं ये सारी चीजें छोटी छोटी करके लिखूं तो समय की बर्बादी होगी, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं और आप उसको पॉइंट लिखते हुए जाए। और अगर आपको पहले से पता है आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद में शनि है, उसके बाद में अरुण है, उसके बाद में वरुण है, और वरुण के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में आपका मंगल है, मंगल के बाद में बुध है, और उसके बाद में शुक्र है। यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, तो ये हो गया इनका आकार। अब बात कर लेते हैं कि इनके उपग्रह कितने कितने होते हैं। तो बृहस्पति जो है इसके सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं, और इसकी संख्या कितनी है? 63। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं सबसे ज्यादा। उपग्रह उनको कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ग्रह वो हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह कौन है? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो बृहस्पति के कितने? 63 उपग्रह सबसे ज्यादा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी का 1 उपग्रह है, और उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा पर हमारे यहाँ जो कविताएं लिखी जाती हैं प्रेम की, उसमें चंद्रमा को बहुत सुंदर खूबसूरत बताया जाता है। जो गाने होते हैं उसमें भी आप इस चीज को देखते होंगे। ठीक है,
अब हालांकि चंद्रमा को खूबसूरत क्यों कहा जाता है इसके बारे में कोई मजबूत तथ्य नहीं है, ठीक है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, रफी साहब का गाना, ठीक है। तो 14वीं का चांद देखने में बड़ा अच्छा लगता है पृथ्वी से, इसलिए तुलना करते हैं अपने महबूब की कि 14वीं का चांद की जैसी तुम हो, ठीक है। हालांकि चंद्रमा पे कुछ भी खूबसूरत नहीं है, वहां पर तो रहने लायक भी नहीं है, ठीक है। अब वो तो हो गई कविता और गाने की बात। अब हम बात करते हैं उपग्रह की। तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा, उसके बाद में मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, पृथ्वी के एक उपग्रह पृथ्वी का केवल है और उसको बोलते हैं चंद्रमा, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये सारी चीजें आप ध्यान से समझिए। अभी मैं एक सवाल इससे संबंधित पूछूंगा आपसे। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के, शनि के 60 उपग्रह हैं, शनि के 60 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं, ठीक है, और वरुण के 13 उपग्रह हैं, ठीक है। वरुण के 13 उपग्रह हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके? बृहस्पति के, और सबसे कम किसके? पृथ्वी के। पृथ्वी का एक उपग्रह है और बुध और शुक्र के उपग्रह है ही नहीं है, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो ये हो गया जो है एक पृथ्वी का संबंध सौर मंडल से किस प्रकार है, सोलर सिस्टम से किस प्रकार है। अब इससे संबंधित जो सवाल आएंगे, मुझे उम्मीद है कि नॉर्मल से सवाल आते हैं उसको आप कर ले जाएंगे। अब हम एक सवाल लेते हैं और उसके बाद में अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि इससे यूपीएससी में सवाल कम आते हैं तो समय ज़्यादा इस पर नहीं खर्च करना हम चाहते हैं। बस आपको एक नॉर्मल सी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो मैंने बता दिया। ये अध्यापक के तौर पर मेरी भूमिका थी कि मैं आपको बताऊं, कुछ भी न छोड़ूं, ठीक है। तो एक सवाल देखते हैं, उसके बाद में हम फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत को हमको इसके जो है पढ़ना है इसके बाद में, ठीक है। पहले एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार किसी खगोलीय पिंड के उपग्रह, माफ करना, ग्रह के ग्रह होने की क्या शर्त है। ठीक है, पहला यह है आपका सवाल। अब स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। जो दूसरा स्टेटमेंट है, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण, तीसरा स्टेटमेंट है परिभाषित कक्षा, और जो चौथा स्टेटमेंट है वो है आपका उपग्रह की अनिवार्यता। सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार किसी खगोलीय पिंड के ग्रह होने की क्या शर्त है। यह सवाल है और ये इतने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब आपको यह बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है।
ठीक है, देखिए पढ़ाई का दो तरीका हो सकता है यूपीएससी की तैयारी में। एक तो कि मैं पॉइंट उठाऊं और उसका पूरा आपको समझाते हुए चले जाऊं, और उसका जो दूसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि मैं एक सवाल ले लिया करूं और उस सवाल के द्वारा कई और कॉन्सेप्ट को उसमें जोड़ दिया करूं। तो ये मेरा वो दूसरा वाला टेक्निक है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ एक संस्था है जो एक परिभाषा डिसाइड करती है कि किसी भी पिंड के ग्रह होने की शर्त क्या है। ठीक है, तो इस अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की परिभाषा के अनुसार किसी भी पिंड के ग्रह होने की शर्त क्या है। अब इसी सवाल के माध्यम से मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि एक आध स्टेटमेंट के बारे में आपको भी जानकारी होना चाहिए, जिसकी मैंने चर्चा भी कर ली है। क्या किसी भी पिंड के ग्रह होने की यह शर्त है कि उसका उपग्रह होना चाहिए? जो चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या ये सही है कि गलत है? डेफिनेटली गलत है, क्योंकि आपने देखा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, फिर भी बुध और शुक्र एक ग्रह है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये चौथा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि परिभाषित कक्षा। परिभाषित कक्षा का मतलब क्या होता है कि हर ग्रह का एक डिफाइंड रूट होना चाहिए कि उसको उसी रूट पे जो है सूर्य का परिक्रमण करना है। ठीक है, तो क्या ये शर्त है किसी के ग्रह होने की? डेफिनेटली ये शर्त है, और इसी शर्त को जो यम है, जो प्लूटो वो पूरा नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल करके बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो ये सही स्टेटमेंट है। पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण। क्या पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण किसी भी ग्रह के होने की शर्त को जो है पूरा करता है? बिल्कुल पूरा करता है, क्योंकि जो खगोलीय अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ उसका जो परिभाषा है कि किसी भी ग्रह में इतना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए कि वो लगभग गोलाकार आकार ले ले, ताकि उसकी जो द्रव स्थिति है वो उसके साथ जुड़ी रहे। तो ये एक शर्त है, यानी कि पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण ग्रह में होना चाहिए, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है जरूरी चीज है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पर आपने ये समझ लिया कि किसी भी पिंड के ग्रह होने की शर्त क्या है? वो सूर्य का परिक्रमा करता हो, उसका अपना एक कक्षा हो परिभाषित, वह पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण रखता हो, और उपग्रह कोई जरूरी नहीं है। तो ये होता है ग्रह होने की शर्त। ठीक, चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। पृथ्वी के उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए, मैं इंग्लिश का ग्रामर का कोई टीचर नहीं हूं, तो अगर आपको लगता है कि जो सेंटेंस है वो क्या सही है तो आप उसको सही कर लेंगे, लेकिन जो मेरा मूल मतलब है कि आप टर्मिनोलॉजी को जाने। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ उसको हमें समझना है। ठीक है, तो इसमें कई सारे सिद्धांत दिए गए। हर सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हर सिद्धांत से आप सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिस सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जिसको माना जा रहा है अभी, वो सिद्धांत आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो कई जो 2-3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में बता दे रहा हूं। जो पहला सिद्धांत है गैसीय राशि का सिद्धांत। गैसीय राशि का सिद्धांत। गैसीय राशि का सिद्धांत एक इमैनुअल कांट नाम के दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था।
इमैनुअल कांट ने ही इस सिद्धांत को दिया था। ये एक जर्मन फिलासफर थे, ये एक जर्मन फिलासफर थे। फिलोसोफर, ठीक है, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने गैसीय राशि का सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो आद्य पदार्थ था, यानी कि पृथ्वी के उत्पन्न होने से पहले, यानी कि जब ब्रह्मांड बन रहा था तो जो शुरुआत में आद्य पदार्थ था वो ठंडा था और वो धीरे धीरे बिखरा और उसके बिखराव की वजह से आकाश गंगा तारे और उसके बाद में ग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये गैसीय राशि का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो है उसे निहारिका सिद्धांत कहते हैं। निहारिका सिद्धांत, और इस सिद्धांत को किसने दिया? लाप्लास। लाप्लास कहां के थे? ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ठीक है, लाप्लास। तो इन्होंने निहारिका सिद्धांत दिया। अब निहारिका सिद्धांत क्या है? निहारिका सिद्धांत में ये बात जो गैसीय राशि का सिद्धांत था उससे बिल्कुल उलट है। निहारिका सिद्धांत में लाप्लास ने बताया कि जो आद्य पदार्थ था वो बहुत गर्म था। क्या था? बहुत गर्म था। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ये जो पदार्थ थे वो पहले पास पास आए। जब वो पास पास आए तो उनकी घूर्णन गति क्या हुई? तेज हुई, और कुछ समय बाद में जो है वो एक दूसरे से टूट करके अलग हो गए, और जो उनका अलग होना था, ठीक है, निहारिका का मतलब होता है किसी जो है बादल का जो है घूमना। तो यही था कि निहारिका, इसीलिए इसको कहा जाता है। निहारिका सिद्धांत में कहा कि शुरुआत में जो आद्य पदार्थ था बहुत गर्म था, एक बादल के रूप में था। बाद में वो गुरुत्वाकर्षण के कारण साथ आए और उनकी घूर्णन गति बढ़ी। उसके बाद में उनमें क्या हुआ? एक खंड उसका टूट कर निकल गया और उसी से अलग अलग जो है ग्रह और तारों का निर्माण हो गया। यह है निहारिका का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत से कोई बहुत डीप में आपसे सवाल नहीं आने वाला है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, और इस वक्त इसी सिद्धांत की जो है मान्यता है, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत की ही मान्यता है। माना जाता है कि यही सिद्धांत जो है सबसे सही व्याख्या करता है पृथ्वी के उत्पत्ति का। यह लगभग निहारिका सिद्धांत के तरीके से ही जो है व्याख्या करता है। तो 1920 में क्या हुआ? एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि ब्रह्मांड जो है वो लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड अपना क्या कर रहा? फैलाव कर रहा है। तो उससे हुआ क्या कि एक नई सोच जो है डेवलप हुई कि ब्रह्मांड आखिर बढ़ क्यों रहा है। जैसे निहारिका सिद्धांत में क्या बताया गया कि एक गैसीय गोला टाइप का जो है खंड टूटकर अलग हुआ और उससे ग्रह एवं तारों का निर्माण हो गया। लेकिन एडविन हबल ने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए नई एक विचार वैज्ञानिकों के बीच में डिस्कस होना शुरू हुआ कि आखिर अगर ब्रह्मांड बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। और इसी ब्रह्मांड के बढ़ते हुए जो स्वरूप है उसको परिभाषित किया किसने? बिग बैंग थ्योरी ने। बिग बैंग एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की कुछ दिन पहले। बिग बैंग का मतलब होता है विस्फोट, यानी कि एकदम गोला बारूद धां धूम सुम, तो उसको बिग बैंग बोलते हैं, एकदम विस्फोट, ठीक है। तो बिग बैंग का मतलब होता है विस्फोट। तो यह भी यही, जिस प्रकार आपने निहारिका के सिद्धांत में आपने ये पढ़ा था कि शुरुआत में जो आद्य पदार्थ था बहुत गर्म था और एक बादल के रूप में जो है वो घूम रहा था, और पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, माफ करना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है, और ब्रह्मांड के भीतर पृथ्वी भी आपकी आती है। तो ऐसा बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक गरम गैसीय बादल जो है एक घूम रहे थे,
वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के करीब आते हैं और उसके बाद में बिग बैंग होता है, यानी कि एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप वो अलग होते हैं और उससे कई आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। चूंकि आकाश गंगा तारों का समूह है और उस तारों के जो उन तारों में ही जो है उन तारों से जुड़े हुए ग्रह भी होते हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है और उस सूर्य का अपना सौरमंडल है जिसके ग्रह हैं जो उसका परिक्रमण करते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या बता रहा है कि आद्य पदार्थ जो है वो शुरुआत में गैसीय बादल के तरीके से एक दूसरे के आसपास घूम रहा था। इनके भीतर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था जो इनको करीब ला रहा था, जो इनको क्या कर रहा था, करीब ला रहा था। ठीक है, तो ये जब करीब आए तो एक गोले का निर्माण हुआ और उसके बाद में बिग बैंग होता है और बिग बैंग के बाद में इसमें विस्फोट होता है और कुछ खंड टूट करके बाहर निकलते हैं और यही खंड जो है आकाश गंगा होते हैं। आकाश गंगा तारों के समूह हैं और उन तारों का अपना एक मंडल होता है जिसमें ग्रह होते हैं और वो उसका परिक्रमण करते हैं। तो ये था आपका पूरा बिग बैंग थ्योरी, को आपने समझ लिया। अगली क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी के आकृति एवं आकार की। ठीक है, वो आपकी तीसरी क्लास होगी। जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं देखी वो उसको भी देख लें और साथ ही आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे पृथ्वी की आकृति एवं आकार की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आते हैं वहां पर यूपीएससी में, तो इसलिए आप उसको कतई मिस नहीं करेंगे। बाकी अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम उसको लेकर के भी जो है कुछ शुरू करेंगे, क्लास शुरू करेंगे। अगर लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम अन्य परीक्षा की तैयारी भी शुरू करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।